हेलो दोस्तों, मैं आर्यन सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गैलेक्सी क्लासेस ऑफ फिजिक्स पर। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में अच्छे से समझ लिया था। अब इस वाले वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में समझेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है बेटा? कूलम्ब्स लॉ कुछ नहीं, कूलम्ब्स लॉ 1785 में ऑगस्टीन कूलम ने दिया था। इन्होंने दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन कितना होता है इसके बारे में बताया। लिख सकते हो कि हाउ मच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, कि हाउ much force of attraction or repulsion how much force of attraction or repulsion between two stationary point charges समझ में आया? ये चीज किसने बताई है? हाउ मच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, कि कितना फोर्स लगेगा दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो चीज किसने बताई? ऑगस्टीन कूलम ने बताई। कि मतलब मान लो आपके दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू, एक है दूसरा भी प्लस क्यू, है ना, जो कि एक कुछ दूरी आर पर रखे हुए हैं, है ना। तो इसमें कितना अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा, ये चीज आपको कौन बताते हैं? ऑगस्टीन कूलम ने इस लॉ में इसी चीज के बारे में बात की है कि आपके दो स्टेशनरी रुके हुए, मैंने आपको बताया था ये चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। इस पूरे चैप्टर में आपके चार्जेस रुके हुए होंगे। तो उन्होंने ये बताया कि दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, ठीक है, इनके बीच में कितना अट्रैक्शन और रिपल्शन लगेगा, ये चीज ऑगस्टीन कूलम ने बताई। ठीक है, इन्होंने इसके साथ साथ ये भी बताया कि जो इनके ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स अट्रैक्शन का होगा या रिपल्शन का होगा। आपको मालूम है अगर सेम चार्जेस हैं तो इनके बीच में फोर्स क्या लगेगा? रिपल्सिव लगेगा, फोर्स रिपल्शन का लगेगा। ये दोनों आपस में भगाने की कोशिश करेंगे, दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया कि ये दोनों चार्जेस के बीच में कितना अट्रैक्शन या कितना रिपल्शन लगता है, इसकी बात इस लॉ में बताई गई है। क्लियर? और इसके साथ साथ इन्होंने ये बताया कि ये जो दोनों चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्ज होंगे। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंट चार्ज, एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस। बेटा ये लॉ जो है वो आपका पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल होगा, पॉइंट चार्जेस पर ही काम करेगा। अच्छा, मुद्दा ये उठता है कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? पॉइंट चार्ज, मान लो अगर आपके सामने एक बॉल है, ठीक, ये क्रिकेट की बॉल है, ठीक है, एक दूसरा मैंने बोला कि आपके सामने एक फुटबॉल है बड़ी सी, ठीक। तो इन दोनों में से आप किसको, मान लो ये इन दोनों की बॉल में दोनों चार्ज बॉल हैं, तो इन दोनों में से किसको आप पॉइंट चार्ज कहोगे? आधे बच्चे होंगे बोलेंगे इसको चार्ज बोलेंगे, पॉइंट चार्ज बोलेंगे, और इसको पॉइंट चार्ज नहीं बोलेंगे। पॉइंट मतलब वो लोग समझते हैं कि मतलब कोई बिंदु वाला छोटा से छोटा चार्ज, ये समझते हैं वो लोग। बेटा मगर ऐसा नहीं होता है, आपका जो पॉइंट चार्ज होता है वो उसकी दूरी पर डिपेंड करेगा, मतलब कि वो कितनी दूरी पर है। एक मिनट रुको, इसको मैं रफ करूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। मान लो अभी तो चलो ये बॉल और फुटबॉल मैंने बोली, मान लो अगर आपकी पृथ्वी होती अर्थ, तो क्या वो पॉइंट चार्ज है? पॉइंट चार्ज है। मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी जो पृथ्वी है, मान लो आपकी पृथ्वी है, ये इतनी बड़ी क्या है? आपकी अर्थ है। और आपको मान लो ये पृथ्वी, अभी हम लोग पृथ्वी के अंदर हैं तो ये आपको बड़ी लग रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग पूरे यूनिवर्स के हिसाब से मान लो यहाँ से इतनी डिस्टेंस पर देखें, इस पॉइंट से जाके देखें, तो ये क्या हम लोग को पॉइंट चार्ज नहीं नजर आ रही होगी? एकदम छोटी से नहीं नजर आ रही होगी। यही चीज होती है कि ये इसका जो पॉइंट हम लोग बोल रहे हैं ये कितनी दूरी इस पर है, इस पे डिपेंड करेगा कि मतलब ये कितनी दूरी से हम लोग देख रहे हैं। मान लो अगर इसी चीज को हम लोग यहाँ पे रखें तो ये पॉइंट चार्ज नहीं होगा। अगर इसको बहुत दूरी से देखें, एकदम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखें, तो ये क्या दिखेगी? पॉइंट चार्ज की तरह नजर आएगी। इसीलिए हम लोग के संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उसको, अगर मान लो आपके घर के बाहर आप निकले, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन जा रहा है, आप इसको नीचे से देखते हैं कितना छोटा दिखता है,
दैट इज पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर उसको आप एयरपोर्ट आप जाएं, वहाँ पर आप देखेंगे एरोप्लेन्स कितने बड़े बड़े होंगे, तो वहाँ पर पॉइंट चार्ज नहीं होगा। मतलब डिस्टेंस तय करेगी वो चीज़ पॉइंट चार्ज है या नहीं है। तो ये लॉ क्या है आपका, पॉइंट चार्जेस पर एप्लीकेबल होता है। इन्हीं से समझ में आई कि पॉइंट चार्ज क्या होते हैं, पॉइंट चार्ज कैसे हम लोग पहचानें कि पॉइंट चार्ज क्या चीज़ है वहाँ पर कि नहीं है। समझ में आया, ये लॉ पर क्या है, पॉइंट चार्ज पर एप्लीकेबल होता है। और इसी के साथ इसमें ये बात भी पता लगी हम लोगों की, ये जो फोर्स है वो एक लाइन के अलॉन्ग लगेगा। मान लो ये चार्ज आपका क्या है, -Q, एक +Q, ये कुछ दूरी पर रखे होंगे, इनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन लगेगा तो एक लाइन के ही अलॉन्ग, इसके लाइन के ही अलॉन्ग। यहाँ पर रिपल्शन लग रहा था वो भी एक लाइन के अलॉन्ग लग रहा था। ऐसे तो नहीं लग रहा था कि इस चार्ज ये चार्ज है और वहाँ पे उसका अट्रैक्शन ऐसे लग रहा हो, ऐसे लाके लग रहा हो, ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब इसमें जो फोर्सेस लगेंगे वो लाइन के अलॉन्ग लगेंगे। फोर्स एक्ट अलॉन्ग द लाइन, फोर्सेस एक्ट along force act along the line of force, act along the line। समझ में आती है बात, ये कि आपको जो फोर्स है वो क्या करेगा, एक्ट ही करेगा लाइन के अलॉन्ग, मतलब इसी चीज़ में इसी लाइन के अलॉन्ग ही ये फोर्सेस एक्ट करेंगे। समझ में आती है इतनी बात, इतनी बात समझ में आती है। तो इतनी बात आप नोट करें, उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, है ना। नोट करो, ऑगस्टिन कूलॉम ने दिया 1785 में। इन्होंने ये बताया कि हाउ मच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, आपके दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच में कितना अट्रैक्शन है, रिपल्शन लगेगा। ये जो आपका है वो एप्लीकेबल होता है पॉइंट चार्जेस पे। ये जो फोर्स है वो आपकी अलॉन्ग करती है, अलॉन्ग मतलब लाइन के अलॉन्ग ही वर्क करती है, काम करती है ना। और कह सकते हो इसके साथ साथ कि ये जो फोर्स है आपकी, इसी के साथ और भी चीज़ें लिख सकते हो कि आपकी जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो कंजर्वेटिव होती है। हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स आपने बेटा 11th और 12th में पढ़ा होगा, है ना। ये जो लॉ है ये किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे, मीडियम पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मीडियम। ये जो आपकी फोर्स लग रही है अट्रैक्शन रिपल्शन की, ये मीडियम पर भी डिपेंड करती है। जैसे कि आपके दो चार्जेस हैं, एक +Q, ये आपके एयर में रखे हुए हैं, है ना। अब इन्हीं दो चार्जेस ला के आप किसी मीडियम में ले जाओ, लिक्विड में ले जाओ, तो वहाँ पर उनके बीच में फोर्स का क्या होगा, वेरिएशन हो जाएगा। तो इसलिए ये फोर्स क्या करती है आपकी, डिपेंड भी करती है मीडियम पे। तो इतनी बातें नोट करें आप, उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ूँ। इतनी चीज़ समझ में आ रही है, समझ में आ रही है अच्छे से, ठीक है। तो रफ करें, ओके, समझ में आ गया। तो बेटा इसके साथ साथ इन्होंने इतनी बातें बताई। अब इन्होंने ये बताया कि आपका जो फोर्स है, जो आपका फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके चार्जेस के। ये आपका Q1 चार्ज हो गया मान लो, और ये मान लो आपका Q2 चार्ज और दूसरा चार्ज हुआ। ये जो दोनों फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी आपस, ये जो मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब जितने चार्जेस होंगे उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, है ना। इसके साथ इन्होंने बताया कि जो फोर्स आपकी होगी वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। आर क्या होगा, आर क्या है, डिस्टेंस है, ठीक, आर डिस्टेंस है आपकी। मतलब अगर इसको मान लो ये दोनों चार्जेस इतनी पास रखे हैं, फोर्स लग रही है, अब इन्हीं दोनों चार्जेस को दूर दूर ले जाके रखो तो फोर्स कम नहीं हो जाएगी। डिस्टेंस आपकी इतनी है तो फोर्स ज़्यादा, बढ़ाते जाओ फोर्स कम, और बढ़ाओ फोर्स कम, और बढ़ाओ फोर्स कम, जितनी दूर ले जाओ उतनी दूर जाते जाते फोर्स क्या हो जाता है, होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग आर को बढ़ाएंगे, आर डिस्टेंस इनके बीच की बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। इसीलिए ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और इसके साथ एक और पॉइंट आप बढ़ा सकते हो कि ये जो आपकी फोर्स है या ये जो लॉ है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ का भी फॉलो करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। यहां लिख लो, फॉलोज इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। इससे इस चीज को देखकर आप समझ पाए कि ये जो लॉ है वो क्या करता है, फॉलो करता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को, ठीक है। ये चीज आप बढ़ा सकते हो। तो एफ क्या था, दोनों चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डिस्टेंस क्या थी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी। अब जब इन दोनों चीजों को आपने मिलाया, इन दोनों चीजों को आपने मिलाया तो क्या हो गया,
एफ आया निकल के, एफ निकल के आया, और इस प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाकर आप क्या लाएंगे, एक के लाएंगे, एक के लाएंगे, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटा के क्या लाए, के लाए, और Q1 Q2 दोनों इक्वेशन को मिला रहे हैं हम लोग बाय आर स्क्वायर। समझ में आई। अब यहाँ पर जो आपकी फोर्स निकल के आई है वो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर निकल के आई है, ठीक है। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगी वो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगेगी, है ना। अब जो यहाँ पर के है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इस इनवर्सली मतलब जो प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल थे उनको हटाकर के लाए, इसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि हम लोगों ने क्या लिया है, के लिया है, के लिया है। इसकी वैल्यू के की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10⁻⁹, ये है इसकी वैल्यू। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसे कहते हैं, और इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ है, और इसके साथ इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये होती है। समझ में आया। के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, और जो के है यही डिपेंड करता है यहाँ पर किस पे, मीडियम पे। दूसरी चीज, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, इट डिपेंड ऑन मीडियम। इसी वजह से ये जो आपकी फोर्स है, जो ये आपकी फोर्स है, ये आपकी मीडियम पर डिपेंड करती है। क्या क्या करता है, डिपेंड करता है मीडियम पे। इसकी वैल्यू 9 न्यूटन के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, कुछ बच्चों के माइंड में घूम रहा होगा इसकी ये यूनिट कहाँ से आ गई, ये यूनिट आई कैसे, ये नहीं समझ में आ रहा होगा उन लोगों को। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। आपका जब के इधर ले जाओगे, के इधर लाओगे, एफ इधर आ जाएगा। मैं इसकी यूनिट निकालना बता रहा हूँ आपको, के ऐसे इधर लाओगे, इधर एफ आ जाएगा, और जब इधर एफ आएगा तो ये जो आपका चीज़ है, ये दोनों चीज़ें आपस में पलट जाएंगी। मतलब मैं इसके आगे का स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो एफ, जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे के की, तो क्या हो जाएगा, के इक्वल में एफ इधर ले आए, के इधर लाए, एफ इधर लाए, आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2 हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 हो जाएगा कि नहीं, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर के हो गया, इक्वल में एफ की यूनिट फोर्स क्या है, न्यूटन है, आर डिस्टेंस है जिसको मीटर में मेजर करते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, और Q1 Q2 इन दोनों की यूनिट क्या होगी, कूलाम, तो कूलाम में क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो के की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी यूनिट कहाँ से है, मैंने इसको भी आपको समझा दिया, ठीक है। आता है समझ में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बारी समझ में आ गई, इतनी समझ में आई, आ गई आ गई आ गई आ गई। ये आपका मीडियम पे डिपेंड करता है। तो बेटा इतनी सारी बातें आपको कूलम्स लॉ में समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसको आप नोट करें, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में मैं समझाना चाहता हूँ। चलो अच्छा ठीक है, मैं यही बता दूँ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, इस के की वैल्यू, इस के की वैल्यू आपकी क्या होगी, चलो इतना नोट कर लो फिर आगे लिखें। ठीक है, सब बिगाड़ दें। ठीक है, तो ये क्या चल रहा था आपका, कूलम्स लॉ, ठीक। मैंने यहाँ पे कूलम्स लॉ को आपको समझाते हुए एक फॉर्मूला निकाला, एफ इज इक्वल में के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। के क्या बताया मैंने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। के क्या है आपका, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू, के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये बताया, ठीक है। अब इस के को ही, के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0। के जो है वो आपका क्या होता है, वो 1/4πε0 होता है। अब आपके तोते उड़ रहे होंगे धीमे धीमे। तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, एफ इज इक्वल में 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। समझ में आया। के क्या है आपका 1/4πε0, और इसको ही मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1/4πε0 में जो एप्सिलॉन आया है वो क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर,
रिलेटिव परमिटिविटी, या बोलो केवल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। जो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बेटा ये सारी कहानी आपको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, आप बस अभी इतना समझ लो कि आपका क्या था फोर्स, आपका यहाँ फोर्स का फॉर्मूला क्या है, K/Q1Q2/r²। के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। इसकी वैल्यू भी होती है, एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू क्या होगी 8.85 × 10⁻⁻12। ये किसकी वैल्यू है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। तो समझ में आया। तो कूलम्स लॉ में बस बेटा इतना ही था जो कि मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। और ये भी बात समझ जाओ कि यहाँ पर इसका क्या रखेंगे, मैग्नीट्यूड रखेंगे Q1 Q2 का। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब अगर आपका पॉजिटिव चार्ज हो एक और एक आपको नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए, ये दोनों चार्जेस में एक प्लस एक माइनस हो, यहाँ तो ये तो लिखेंगे नहीं कि K+Q और -Q/r²। यहाँ केवल इसका मैग्नीट्यूड रखेंगे, यहाँ प्लस दिया हो चाहे माइनस दिया गया हो, यहाँ पे केवल क्या रखेंगे, मैग्नीट्यूड रखेंगे, केवल Q1 Q2/r²। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी कूलम्स लॉ में थी। मैंने आपको कूलम्स लॉ अच्छे से समझा दिया है। इसका वेक्टर फॉर्म आगे समझेंगे, ये क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर।